जब भी हम भारतीय संविधान और मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा मन में आता है। ये अधिकार तो है, पर असल में किसके खिलाफ? इसकी पूरी कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 12 से, जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए जरा, हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स तो हैं, पर अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो हम किसके पास जाएंगे? कौन है जो इन अधिकारों की गारंटी देता है? आखिर जिम्मेदार कौन है? बस इसी सवाल का जवाब है राज्य, यानी द स्टेट। और यहीं पर आर्टिकल 12 सीन में आता है। ये वो चाबी है जो उन सभी संस्थाओं का ताला खोलती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए लीगली बाउंड हैं। इसीलिए राज्य क्या है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर संविधान राज्य को डिफाइन कैसे करता है? आर्टिकल 12 इसे बहुत साफ तौर पर 4 हिस्सों में, या कह सकते हैं कि 4 पिलर्स में बांटता है। देखिए, पहले 3 पिलर तो काफी सीधे साधे हैं। भारत सरकार और पार्लियामेंट, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, और सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे कि नगरपालिकाएं या पंचायतें। लेकिन असली कहानी शुरू होती है चौथे पिलर से, अन्य प्राधिकरण यानी अदर अथॉरिटीज। यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। और पता है, ये परिभाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ खासकर हमारी न्यायपालिका ने इस अन्य प्राधिकरण वाली लाइन की व्याख्या करके इस परिभाषा के दायरे को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अब सवाल ये है कि ये अदर अथॉरिटीज हैं क्या भला? क्या एक यूनिवर्सिटी राज्य है? LIC के बारे में क्या ख्याल है? या फिर BCCI? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारी अदालतें आगे आईं और दशकों तक इस पर बहस चली। देखिए, कोर्ट्स ने ये तय करने के लिए कुछ टेस्ट बनाए, जैसे कि क्या उस संस्था को सरकार से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, क्या उसका काम पब्लिक नेचर का है, और क्या उस पर सरकार का गहरा कंट्रोल है। इन्हीं टेस्ट के आधार पर यूनिवर्सिटीज, LIC, ONGC और यहाँ तक कि हाल ही में BCCI को भी राज्य माना गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर बड़ी सरकारी या सरकार से जुड़ी संस्था राज्य की डेफिनेशन में आ जाती है, चाहे वो सेल जैसा PSU हो, ICAR हो या BSNL हो। और मजे की बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी सरकार के लिए कोई सार्वजनिक काम करती है तो उस काम के लिए उसे भी राज्य माना जा सकता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या-क्या राज्य हैं, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या राज्य नहीं है। एग्जाम्स में यहीं से सवाल फंसते हैं, जहाँ ये पूछा जाता है कि कौन इस दायरे में नहीं आता। तो एक तरफ हमारे पास यूनिवर्सिटी, PSU और नगरपालिकाएं हैं जो पक्के तौर पर राज्य हैं। वहीं दूसरी तरफ NCERT जैसी संस्थाएं हैं जिन्हें राज्य नहीं माना गया है। और हाँ, कोई भी प्योरली प्राइवेट कंपनी भी इसमें नहीं आती। लेकिन न्यायपालिका का मामला थोड़ा पेचीदा है। और अब आते हैं उस क्लासिक सवाल पर जो एग्जाम्स में अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। न्यायपालिका, जुडिशरी, क्या अदालतें खुद राज्य की परिभाषा में आती हैं? इसका जवाब देखिए सीधा हाँ या ना में नहीं है। जब अदालतें अपना न्याय काम कर रही होती हैं तो उन्हें राज्य नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, वो भी हमारी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाले ऑर्डर्स पास नहीं कर सकती। ये एक बहुत बारीक सा फर्क है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। एक सैंपल MCQ देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा एग्जाम में आ सकता है। सवाल है, इनमें से कौन आर्टिकल 12 के तहत राज्य नहीं है? इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एक जिला बोर्ड, एक राज्य सहकारी समिति या NCERT? सोचिए जरा, हमने अभी अभी इस पर बात की है। और सही जवाब है D, NCERT। ये चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT केस में तय हुआ था। इस केस का नाम एग्जाम्स के लिए जरूर याद रखिएगा। तो अब सवाल ये है कि ये सारी लीगल बातें एक आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आर्टिकल 12 सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये हम नागरिकों के हाथ में दी गई एक बहुत बड़ी ताकत है। इसे ऐसे समझिए कि आर्टिकल 12 एक गेटकीपर की तरह काम करता है। ये उन सभी संस्थाओं की लिस्ट बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए संवैधानिक रूप से जवाबदेह हैं। यही वो अनुच्छेद है जो सरकार और उसकी एजेंसियों को अकाउंटेबल बनाता है और हमें उनके खिलाफ अदालत में खड़े होने की शक्ति देता है।
तो हमेशा याद रखिए, अनुच्छेद 12 को समझना ही मौलिक अधिकारों की असली शक्ति को अनलॉक करने की चाबी है। यही हमें एक जागरूक और मजबूत नागरिक बनाता है।